गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको? जी सर। ठीक है, तो पेपर 1 की क्रैश कोर्स की क्लास है ये। बहुत सारे स्टूडेंट इवनिंग में जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए आज का सेशन 3 बजे रखा गया है। आज चौथी क्लास है क्रैश कोर्स की और आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन का पार्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना सिर्फ नेट जेआरएफ परीक्षा में बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी। शुरू किया जाए, तैयार हैं आप लोग? आवाज जा रही सबको क्लियर? ठीक। यस सर। हेडिंग बनाइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, इससे पहले कौन-कौन सी शिक्षा नीतियां आई और क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नई शिक्षा नीति के, परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज लगभग 7 से 8 पॉइंट हम लोग देखेंगे, 7 से 8 पॉइंट्स जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति क्या है? तो नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा लेकर के आया गया है, जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। ठीक है, घोषित किया गया। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति जारी की गई थी और इस वाले शिक्षा नीति का जो 2020 है, इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। तो अध्यक्ष हैं इसके के कस्तूरी रंगन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक और क्लास लिया था मैंने और उसके वीडियो जो हैं यूट्यूब पे हैं। आज वाली क्लास में थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष इसके थे के कस्तूरी रंगन, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और उन्हीं की जो कमेटी थी, उन्हीं की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, इन्होंने रिपोर्ट दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। तो जब भी कोई इस तरह की नीति बनती है, शिक्षा जो कि समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है एजुकेशन पे। लेकिन आपको बताया था कि अगर किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। अगर कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पे आकर के प्रभाव शून्य हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही मानी जाती है। ठीक है, सो के कस्तूरी रंगन को दायित्व सौंपा गया था कि अखिल भारतीय लेवल पे वो शिक्षा को लेकर के सर्वेक्षण करें और बताएं कि वर्तमान समय में शिक्षा को लेकर के क्या-क्या बदलाव होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रही है। धनवीर, सुपी वर्मा, आप लोगों का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। कुछ पूछना होगा तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि सभी लोग मेरी वॉइस क्लियर सुन पाएं। तो इस कमेटी में ये जो पॉलिसी बनाई, इसमें टोटल 27 चैप्टर है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कितने हैं इसमें? 27 अध्याय हैं और इन अध्यायों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो चार भागों में विभाजित है ये और टोटल 27 चैप्टर है। ठीक, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? तो प्रमुख बिंदु क्या है जो आपको याद रखना चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछता है? पहला,
इसमें जो पहली इन्होंने डिक्लेरेशन किया कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको जीईआर कहते हैं, उसको 100% रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट बनाइए और इसमें लिखिए कि इस कमिटी ने यह अनुशंसा किया कि वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीईआर से। तो परीक्षा में कभी-कभी ये पूछ लेता है कि जीईआर का मतलब क्या होता है। तो बताना है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात कितना रखना है इसको, 100%। तो जो नामांकन होते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, उसको 100% लेकर के जाना है। ठीक है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट अनुशंसा क्या था कि जो एजुकेशन पे व्यय होता है, जिसको सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, उसको जीडीपी का 6% रखना है। तो शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होगा, इसका कितना, 6%, 6% रखा जाएगा। ठीक है। इसी कमेटी के थ्रू जो एमएचआरडी था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो एमएचआरडी मानव संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो अभी आप क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो परीक्षा में पूछेगा मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत किया गया, किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। तो बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है। अगला इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या अनुशंसा किया, इस कमेटी ने बोला कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं, उनको स्थानीय भाषा में या उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। तो 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा का मतलब कि जिस परिवेश में वो रहते हैं, वहां पे जो भाषा यूज की जाती है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा। तो इन तीनों में से कोई भी नाम दिया रहे तो करेक्ट होगा। ठीक है। तो 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा क्या होना चाहिए, में शिक्षा दिया जाना चाहिए, में शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसको हम और क्या कहते हैं, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम अगर पूछे परीक्षा में तो बताइए कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और क्या ऐड ऑन किया, इन्होंने कहा कि 5वीं तक के बच्चों को तो मातृभाषा में दिया ही जाना चाहिए, तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप लोग। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 5वीं के बाद जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके शिक्षा को माध्यम के रूप में इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों को भी प्राथमिकता देनी है। तो प्रायोरिटी में इसको रखना है या वरीयता में रखना है इसको। ठीक है। तो 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए या शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। साथ ही जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको भी इसी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ये आप लोग प्राथमिकता में रखेंगे, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आगे लिखिए
प्राथमिकता देने का मतलब कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन देना है। और यहाँ पे क्या है, 5वीं तक के बच्चों को अनिवार्य है, देना ही देना है। ठीक है? तो अगर परीक्षा में पूछे कि 5वीं तक के अनिवार्य है, तो बोलिए यस, करेक्ट। अगर पूछे 8वीं तक के लिए अनिवार्य है, तो बोलिए नहीं, 8वीं तक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वरीयता देनी है। मातृभाषा में शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए ताकि बच्चे प्राइमरी लेवल पे चीज़ों को रटे नहीं, बल्कि वो समझें। जब जब हमारे स्थानीय भाषा में चीज़ों को पढ़ाया जाता है, तो हम समाज में वही भाषा बोल रहे होते हैं, समाज में वही भाषा के थ्रू चीज़ों को समझ रहे होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो जिज्ञासु ज़्यादा होता है, ठीक है? और वो चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन रेज़ करता है, सवाल पूछता है, तो उसके काका, नाना, चाचा, मम्मी-पापा, भैया, ये सारे लोग उसका जवाब दे रहे होते हैं। और वो जो जवाब होता है, वो उसके लोकल लैंग्वेज में ही दिया जाता है, ठीक है? अगर बच्चे को स्कूल में अंग्रेजी में बताया जाएगा और घर पे आकर के वो चीज़ उसके क्षेत्रीय भाषा में बताई जाएगी, तो बच्चा स्कूली शिक्षा को अपनी सामाजिक शिक्षा से जोड़ नहीं पाता है। इसके पीछे का जो विचार है, इससे बच्चा रट समझता नहीं है, रटने लगता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि स्प्रिंग सीज़न जो होता है, जिसको वसंत ऋतु बोलते हैं या फगुआ बोलते हैं, तो आस-पास के जो बच्चे हैं, उनका क्षेत्रीय भाषा में स्प्रिंग नहीं बोला जाता है, या तो बसंत ऋतु बोला जाएगा, या तो फगुआ बोला जाएगा। लेकिन बच्चा अगर वही 5वीं तक के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया आपने, तो वहाँ उसको स्प्रिंग पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चा स्प्रिंग का मतलब अपने डेली लाइफ से जोड़ नहीं पाता है उसको, फिर वो रटना शुरू कर देता है। स्प्रिंग का मतलब ये होता है। जबकि वसंत या फगुआ बोलने पे बच्चे के सामने अपने घर और आस-पास की जो चीज़ें होती है, सरसों के पीले फूल, फगुआ और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो शिक्षा का बेसिक पर्पज़ बच्चे को रटाना नहीं है, बल्कि ज्ञान को उसके व्यावहारिक जीवन से जोड़ना है, जिससे कि बच्चा चीज़ों को ना सिर्फ समझे, बल्कि विज़ुअलाइज़ करे, आत्मसात कर ले उसको। और इससे सृजनात्मकता आएगी, बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। जैसे कल वाली क्लास में हमने किया डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या के कितने संभावित विकल्प हो सकते हैं, उन सारे विकल्पों के पे विचार करना और फिर एक विकल्प तक पहुँचना। तो जब संभावित विकल्पों पे आप विचार करेंगे, तो वहाँ से आपकी क्रिएटिविटी आएगी। अगर किताब में दी गई चीज़ों को आप रटेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी का खून हो जाएगा, हत्या हो जाएगी उसकी और आप रटना शुरू करेंगे। विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिससे आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो इसके पीछे का बेसिक पर्पज़ ये था। और शिक्षा जीडीपी का 6% खर्च करने का मतलब यही था कि जो स्कूल, कॉलेज हैं, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? जैसे ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का ज़्यादा है प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन में लड़कियों के ड्रॉप आउट को लेकर के जब सरकार ने सर्वे कराया, तो उन्हें पता चला कि स्कूलों में टॉयलेट ठीक तरीके से नहीं था, जिससे लड़कियों को वॉशरूम जाने में बहुत दिक्कत होती थी। और इस वजह से बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि देर तक वॉशरूम नहीं जाने से कई सारी समस्याएँ होना शुरू हो गई लड़कियों को। इस वजह से ड्रॉप आउट होने लगी वो। तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया और फिर स्कूल, कॉलेज के वॉशरूम को सही कराना, लाइब्रेरीज़ को सही कराना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, जिससे इंटरनेट फैसिलिटी मिल पाए स्टूडेंट्स को, पढ़ाई कर पाएँ वहाँ से। तो इसके पीछे का रीज़न ये था। और जो 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन तक जाते-जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लेंदी प्रोसेस होना, 3 साल का ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का मास्टर्स, उसके बाद फिर 5 साल की पीएचडी करना और इस बीच जो फैमिली की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, वो सँभाल नहीं पाना, घर वाले इतना नहीं पढ़ा पाते और फिर बच्चे को ड्रॉप आउट करना पड़ता है। पहला रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों की शादी कर देना, ख़ास करके लड़कियों की जल्दी शादी कर देना, जिससे उनके ससुराल वाले पढ़ने नहीं जाने देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना। तीसरी चीज़ बच्चों को हायर एजुकेशन में लेकर के आना, क्योंकि उच्च शिक्षा में जब तक नहीं आएँगे लोग, तब तक एक पठन-पाठन का माहौल तैयार नहीं होगा, एक चिंतन प्रक्रिया तैयार नहीं होगी और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तब तक भारत में नई सोच नहीं आएगा, सृजनात्मक सोच नहीं आएगा, नई रिसर्च नहीं होंगे, नवोन्मेष नहीं होगा। तो भारत में नवोन्मेष नहीं हो पाने के पीछे का जो रीज़न है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है? जो कि टीचिंग मॉडल के अंतर्गत आता है और पहली वाली क्लास में जो आप लोगों ने किया था क्रैश कोर्स में टीचिंग मेथड वर्सेस टीचिंग मॉडल, तो मैंने बताया था कि टीचिंग मॉडल के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा व्यवस्था का ढाँचा कैसा होना चाहिए, फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, उस पे बात किया जाता है, ठीक है?
तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका एक फ्रेमवर्क लेकर के आता है। और चूँकि साइंटिस्ट थे के कस्तूरीरंगन, तो उनकी अध्यक्षता में इस चीज़ को दिया गया, जिससे कि नई चीज़ें लेकर के आया जाए, एक बढ़िया और बेहतरीन शिक्षा ढाँचा लेकर के आया जाए, जिससे कि बच्चों में सृजनात्मकता के साथ साथ ही नई चीज़ें ज्ञान के क्षेत्र में लेकर के आई जाएँ, जिससे समाज का और देश का विकास हो सके, ठीक है? इसी क्रम में इस कमेटी ने 5वां जो अनुशंसा दिया, उन्होंने कहा कि देश भर में उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए एक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद एकल निकाय बनाया जाना चाहिए। तो एकल नियामक निकाय, ठीक है? तो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी अभी क्या है? ह्यूमैनिटीज़ के लिए यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है हर बार। उसके अलावा टेक्निकल के लिए अलग है, ठीक है? और बाकी चीज़ों के लिए अलग है। तो लगभग 3 से 4 रेगुलेटरी बॉडी है भारत में इस समय। तो इस कमेटी ने बोला है कि इन चारों कमिटीज़ ये जो चारों रेगुलेटरी बॉडी हैं, उसको खत्म कर दिया जाए और देश में एकल नियामक निकाय बनाया जाए, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, ठीक है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हैकी। तो यूजीसी को खत्म करके, ठीक है? और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो नियामक बॉडी है, उसको खत्म करके और लॉ और इस तरह की चीज़ों के लिए जो नियामक बॉडी है, उसको भी खत्म करके एक ही बनाया जाए, जो कि होगा भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, और ये प्रोसेस में है, बहुत जल्दी आ जाएगा, यूजीसी को हटा देंगे, ठीक है? तो हैकी की स्थापना करना, भारतीय उच्च उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना करना, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगा। तो इससे इससे क्या होगा, चाहे वो मानविकी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो कानून को लेकर के शिक्षा हो, तो सभी जितने भी हायर एजुकेशन हैं, हायर एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था जो है, हायर एजुकेशन सिस्टम जो कि आपका यूनिट 10 है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान जितने भी हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उन सब के लिए, चाहे वो मानविकी से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे वो तकनीकी से रिलेटेड हो, चाहे वो कानून से रिलेटेड हो, ठीक है? तो इन सब को सिंगल बॉडी के थ्रू रेगुलेट करना, नियामक करना, ये इन्होंने बोला, ठीक है? तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हम और भी चीजों को भी आगे देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस पे आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर पूछे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या चीजें आई, कौन अध्यक्ष था, कब आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है? क्या कारण था कि कमेटी ने ये सारी चीजें बताई? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये आपको समझना चाहिए। तो बैकग्राउंड वाला आप लोग इस यहाँ पे बना सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिखूंगा। तो क्या है आपने जान लिया है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सारे चेंजेस ले आ रहे हैं। तो एक ग्लिम्स मैंने बताया आपको, इसके अलावा और डिटेल में देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं। इस क्लास को करने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। ना सिर्फ नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, भारत में कोई भी परीक्षा होगी तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या-क्या चेंजेस हुए। अभी आप लोगों को फाउंडेशन बैच में शासन प्रणालियाँ पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है? जिसमें हमने भारतीय संविधान पे बात किया, संविधानवाद पे बात किया, और उसके दौरान मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान है हमारा, संविधान क्यों होता है, क्या होता है, इस पे हमने बात किया था। भारतीय संविधान, किसी ने हैंड रेज़ किया है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। दिख सर दिख रही है। तो नेटवर्क इश्यू होगा, लेफ्ट करके फिर जुड़ जाइए, दिख जाएगी। दिख रही है सर। ठीक है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ठीक है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। इसको न्यायालय में जाकर के लागू नहीं करा सकते, लेकिन भाग 3 जो आपका है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ये न्यायालय में आप लागू करा सकते हैं आर्टिकल 33 के थ्रू। ठीक है, तो न्यायालय में लागू। तो भाग 4 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, आप लोगों का फेवरेट आर्टिकल है। उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया और उसमें ये लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये याद रखना है कि एज क्या है। 6 से 14 वर्ष याद रखना है, यही पूछता है परीक्षा में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना किसका कार्य होगा? राज्य का। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान राज्यों को यह निर्देश देता है कि 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं, आर्टिकल 36 टू 51, और भाग 3 में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 टू 35, 12 से 35। ठीक है, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद अनिवार्य रूप से लागू है और नहीं लागू होता है तो अनुच्छेद 32 के थ्रू आप चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीधे, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि ये चीजें आप इंश्योर करेंगे राज्य में नीति बनाते समय, राज्य में बाकी चीजों को लागू करते समय, कि ये प्राथमिकता पे रखा जाए, जिसमें से आर्टिकल 21 जो ए है, आर्टिकल 21 ए में एक तो मूल अधिकार के रूप में दिया गया आपको, और दूसरा जो ये भाग 4 के अंतर्गत नहीं आएगा, आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आएगा। भाग 4 में व्यवस्था किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। ये कौन करेगा? राज्य करेगा। तो एक तो मूल अधिकार में इन्होंने जोड़ा हुआ है, इसको यहां से हटा के यहां लिख लेते हैं आर्टिकल 21 ए। ठीक है, और दूसरा डीपीएसपी में भी बोला गया है कि जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 36 से 51 के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, और आपको बताया गया था कि 1948 में 1948 में कौन सा कमीशन आया था? कौन सा आयोग आया था 1948 में? राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, या जिसको राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कौन अध्यक्ष थे इसके? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, सो राधा कृष्णन जो थे, उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लेकर के आया गया। ठीक है, और यहीं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना यहीं से शुरू होता है। ठीक है, 1948 के बाद से। ठीक है, इसके बाद से शिक्षा को लेकर के अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप शुरू हुई प्रक्रिया। कल वाली क्लास में, जो कल आपकी क्लास होगी, उसमें शिक्षा के विकास पे हम बात करेंगे। कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कौन कौन सी चीजें की गई, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये सारी चीजें डिटेल में हम नहीं समझेंगे। आज के लिए हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे। तो 1948 के बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति। ठीक है, और इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश में एक समान
एक समान शैक्षिक ढांचे पे जोर दिया गया कि देश में जो शिक्षा का ढांचा हो या फ्रेमवर्क हो, वो एक समान होना चाहिए, ठीक है? और अधिकांश राज्यों ने इस समय 10+2+3, तो ये आपको पता होगा, जो अभी करंट है स्ट्रक्चर एक समान शिक्षा व्यवस्था की 10th में हो या 10th+2 में हो, तो 10वीं, 12वीं और 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है? एक प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है? तो पहले क्या स्ट्रक्चर था? 10+2+3। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो गया ये। क्या चेंज हुआ आपको बताते हैं, ठीक है? 1986 के बाद इसमें 1992 में संशोधन किया गया और 2014 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आई और जिसमें उन्होंने एजेंडा दिया था, जो पार्टी का एजेंडा था 2014 में मोदी जी के सरकार बनने पर, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टियां होती हैं उनका एजेंडा होता है, घोषणा पत्र होता है जिसमें वो बताती हैं कि वो क्या करने वाली हैं। जैसे राम मंदिर भी एक एजेंडा था बीजेपी का, ठीक है? तो उस एजेंडे में एक एजेंडा था नवीन शिक्षा नीति लेकर के आएंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर हम जीतते हैं, तो नवीन शिक्षा नीति लेकर के आएंगे, ठीक है? और उसको लेकर के इन्होंने नवीन शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाने का जो इन्होंने दायित्व सौंपा कि कस्तूरी रंगन को और फिर वहां से बनना शुरू हुआ, ठीक है? तो आपने देखा कि इसमें जो एमएचआरडी थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है? और उच्च शिक्षा को लेकर के जो अभी क्या है, अभी उच्च शिक्षा में मानविकी का अलग है, कानूनी का अलग है, तकनीकी अलग है, मेडिकल का अलग है, ठीक है? तो इन सारे को एक करके भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान की बात किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो ये म्यूजिक, खेल, योग, ये सारे अतिरिक्त पाठ्यक्रम होते हैं, इनको मेन पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स बनाए थे आपने, पॉइंट 5, अब यहां से बनाइए पॉइंट 6। कुछ बैकग्राउंड देख लिया आपने, अब पॉइंट 6 पे आइए। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो संगीत, म्यूजिक सीखते हैं लोग या खेल कूद में जाना चाहते हैं या योग में जाना चाहते हैं, ये एडिशनल में था, एडिशनल या अतिरिक्त में था। इन्होंने कहा कि अब अतिरिक्त नहीं, ये मेन में आ जाएगा, मेन पाठ्यक्रम में, ठीक है? तो इसको मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। अब ये एडिशनल नहीं रहेगा। अगर आप खेल कूद में जाना चाहते हैं तो जाइए और इसी में आपको सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और इसी में आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है? तो मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, ठीक। शिक्षा का कितना बोला इन्होंने? 6%। अभी कितना खर्चा होता है? लगभग 4.43। तो जो शिक्षा के इन्होंने बोला कि 6% होना चाहिए, तो अभी कितना है? इसके आगे लिख लीजिए आप लोग। वर्तमान में 4.43% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो एमफिल है वो हटा दिया जाए, एमफिल को समाप्त कर दिया जाए। तो एमफिल, पहले एमए करते थे, एमफिल करते थे, फिर पीएचडी करते थे। सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता था, लेकिन डीयू, जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज में होता था, जैसे हम लोगों ने एमफिल किया हुआ है। तो अब एमफिल को खत्म कर दिया गया है, तो एमफिल को समाप्त कर दिया इन्होंने, ठीक है? और अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद सीधे आप 2 साल का एमए करेंगे और सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। पहले भी था, लेकिन कहीं-कहीं एमफिल होता था, वो इन्होंने अब खत्म कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? वो है स्किल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण पर जोर देना। तो जो सरकार आई 2014 में, आप लोगों को बताया था मैंने कि 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो भारत में 15 टू 59 जो आयु वर्ग के लोग हैं, ये विश्व में सबसे ज्यादा है और इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यशील आबादी।
कार्यशील आबादी का मतलब कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो काम करता है इसी एज में करता है। नौकरियों में अब देखेंगे जाते हैं लोग और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये भारत के पास सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है भारत के पास, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। लेकिन ये अशिक्षा और गरीबी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो भारत के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वो जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के सामने ये चुनौती थी, मोदी सरकार के सामने ये चुनौती थी कि कैसे इन लोगों को देश के जीडीपी से जोड़ा जाए, ठीक है? और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2014 में कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय की स्थापना किया। कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पे जोर दिया गया। कौशल प्रशिक्षण पे जोर दिया गया और इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है स्किल इंडिया। आप लोगों ने सुना होगा स्किल इंडिया। और इस स्किल इंडिया के थ्रू इन्होंने क्या किया, लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो स्किल ट्रेनिंग किसमें, सारे ही फील्ड में स्किल ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। अगर गांव गांव का कोई बच्चा है और वो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको ऑटोमोबाइल कैसे बनाते हैं इसकी ट्रेनिंग देना। अगर कोई लड़की है तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना। तो स्किल ट्रेनिंग देना, और स्किल ट्रेनिंग के साथ ही सरकार ने उसको लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, ऋण भी प्रोवाइड कराया। जब मैं मंत्रालय में था 6 साल तक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, तो सोशल जस्टिस का मतलब यही होता है कि समाज के जो हाशिए के लोग हैं उनका विकास करना। तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए। तो इन सारे लोगों के लिए भी स्किल इंडिया का कैंपेन आया था और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भी उनको लोन दिया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं बनाई गई जिससे इन लोगों को, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, आकांक्षी जिले थे जहाँ पे ये लोग ज्यादा पिछड़े हुए थे, तो वहां पे कैंप लगाए गए। उन लोगों को बताया गया कि स्किल इंडिया क्या है और उसके थ्रू कैसे लोन ले सकते हैं। और ये लोन जो दिया जाता था, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था, 1 से 4%, ठीक है, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता था, जिससे अगर कोई व्यक्ति चाहे तो गाड़ी खरीद के, जैसे टेम्पू वगैरह खरीद के चला सकता है, क्योंकि इसके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है? तो अकुशल लोगों को कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जाना है। तो कौशल प्रशिक्षण का बेसिक पर्पस था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि वो नौकरियों के लिए ना घूमें, बल्कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। और कई सारे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में हमने सर्वे कराया और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कि किसको-किसको बेनिफिट हुआ है। और उसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, साउथ है और ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया, लोन लिया, ठीक है? और इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ ही इन्होंने कई सारे लोगों को रोज़गार भी दिया। जैसे आपने, किसी ने किराने की दुकान खोली, किसी ने इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोली सीख करके। तो स्किल ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, सरकार इसमें 3 लेवल पे काम करती है। एक तो लोगों को स्किल देती है, स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग करने के दौरान चूँकि लोग गरीब हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? तो उनको ₹1500 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हैं, 2 महीने, 3 महीने करने के बाद उनको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। सर्टिफ़िकेट के बाद अब उन्होंने कौशल आ गया उनके अंतर्गत, अब उनके पास सर्टिफ़िकेट आ गया, लेकिन वो बिज़नेस कैसे शुरू करें, अपना काम कैसे शुरू करें? तो उनको ऋण प्रोवाइड किया गया, लोन दिया गया कि अब अपना काम करिए, सरकार आपको हेल्प करेगी, ठीक है? अब उन्होंने लोन भी ले लिया, बिज़नेस कर लिया, अब इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो सरकार ने इसके लिए मेले और हाट का आयोजन किया, वेबसाइट के थ्रू उनके प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे कि वो पहले सीखें, सीखने के बाद लोन लेकर के अपना खुद का बिज़नेस करें, स्वरोज़गार। और फिर उनको, अभी आप दिल्ली में देखेंगे शिल्प मेला लगा था दिल्ली हाट में। तो शिल्प मेला में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के भी बहुत सारे लोग उसमें आए थे और उन सारे लोगों को शॉप दिया गया था, उन लोगों ने वहाँ खोला था और उनके प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया और बेचा गया उनको। तो ये सरकार का कैंपेन था स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब ये हुआ कि लोगों को स्किल देना जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट में आए, रोज़गार में आए और उनका
आत्मनिर्भरता बढ़े। तो सरकार ने इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। आप लोगों ने सुना होगा, सेल्फ रिजिलेंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी की अगली कड़ी थी स्टार्टअप्स इंडिया। तो स्टार्टअप्स मतलब कि लोगों को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना। और इसी की अगली कड़ी थी स्टार्टअप्स इंडिया के साथ ही एमएसएमई को जो इन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू किया, मुद्रा लोन नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सरकार का यही उद्देश्य था। इन सारी चीजों को शिक्षा में कैसे लेकर के आया जाए, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी कर लिया है, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। समझ पा रहे हैं? कल मैं एक रील्स देख रहा था और उसमें दिया हुआ कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता, अबे पता ही नहीं था कि डिग्री पहले पढ़ने के लिए डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने के लिए डिग्री लेने के बाद नौकरी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, अलग डिग्री लेनी पड़ेगी, ये तो पता ही नहीं था। समझ रहे हैं? ये मुश्किल काहे नहीं खत्म होता है बे? तो उन्होंने कमेंट बनाया है कि पहले बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद डिग्री लेता है, और डिग्री लेने के बाद अगर उसको नौकरी चाहिए, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब इंडिया में ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है, बाकी अदर किसी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब का उतना क्रेज़ नहीं है। और इंडिया के भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं, जहाँ पे सरकारी नौकरी का कोई क्रेज़ नहीं है। जैसे गुजरात, गुजरात में सरकारी नौकरी का उतना क्रेज़ नहीं है, वहाँ पे बिज़नेस व्यापार का क्रेज़ है। यूएसए में तो बाय बॉर्न पैदा होते ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं लोग। और ये अकारण नहीं है कि फेसबुक, यूट्यूब और जितनी इस तरह की चीज़ें हैं, वो यूएसए के लोगों ने बनाए। क्योंकि भारत में जो भारत का समाज है, सामंती समाज है। नौकर सरकारी नौकर कहने के लिए होते हैं। सरकारी नौकर नहीं, ये लोग सरकार सरकार के थ्रू अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं समाज में। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है अंडर द टेबल जो मिलता है। क्योंकि सरकारी नौकरी केवल सैलरी पे करना हो तो भाग खड़े होंगे। तो सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदे हैं? एक तो जीवन भर कुछ भी करेंगे, कोई निकाल नहीं सकता है, सबसे बड़ा सुख ये होता है। दूसरा, सरकारी नौकरी का फ़ायदा है कि काम नहीं करना पड़ता है। कामचोरी, कि हम तो सर स्कूल के टीचर हैं, एक क्लास लेके गायब हो जाते हैं, साइन करके, कोई पूछने वाला नहीं, जाके ठेकेदारी भी कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सरकारी नौकरी करने के पीछे का रियल रीज़न आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेवा करना है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए ताकि अय्याशी कट सके और दबा के पैसा मिले, काम ना करना पड़े। आप समझ पा रहे हैं? मेन रीज़न ये है, मोस्ट ऑफ द लोगों का। इसलिए एप्टीट्यूड वाले टेस्ट जोड़े गए हैं ताकि जो व्यक्ति पढ़ाना चाहता है वही टीचर बने, जो आईएएस आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाएँगे। इसीलिए तो पेपर 4 में डाला गया एथिक्स और इंटीग्रिटी, क्योंकि सब जाके करप्शन कर रहे थे। तो इन्होंने जीएस पेपर 4 डाल दिया कि सत्यनिष्ठा की जाँच करेंगे कि आप कितने सत्यनिष्ठ हैं। ठीक है? तो इन्होंने कौशल प्रशिक्षण को ऐड किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने पढ़ने के साथ ही कुछ स्किल से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी डिग्री तो मिलेगी, साथ में आपके अंदर कुछ व्यावहारिक ज्ञान होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं। और इस व्यावहारिक ज्ञान के थ्रू आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी, क्योंकि डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, स्किल मैटर्स। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, योग्यता नहीं है, तो डिग्री लेकर के आप नहीं बन पाएँगे। ठीक है? तो स्किल लेकर के आना, व्यावहारिक ज्ञान लेकर के आना, स्किल 2 लेवल पे, एक तो स्टूडेंट्स को और दूसरा टीचर्स को, अध्यापकों को। जो लोग जिनके बाप-दादा कुछ थे और उसी वजह से टीचर बन गए। ठीक है? पहले कोई एचओडी होता था तो उसके पूरे खानदान के लोग टीचर बन जाते थे। तो सबसे पहले सालियाँ बनाई जाती हैं, ना? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे, जैसे कोई टीचर बनेगा तो भाई पत्नी का दबाव रहता है कि अब तुम बन गए हो तो मेरी बहन को भी बनाओ। तो अब देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोफ़ेसर लोगों की सालियाँ इसलिए बन जाती हैं प्रोफ़ेसर, क्योंकि उनके जीजा-जी प्रोफ़ेसर हैं। बस यही कारण है, और कोई योग्यता नहीं चाहिए उसके लिए। उसके बाद काका का लड़का, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, यही चलता है, यही चलता है। ठीक है? और वे सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, जिनका कोई जैक नहीं है, ठीक है? और बाकी जो इंटरव्यू होता है ना, दिखाने के लिए होता है बस। तो जो आपको लोकतंत्र पढ़ाते समय बताया था कि एक लोकतंत्र होता है दिखावे का लोकतंत्र, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है और कुछ भी ठीक नहीं होता है। लेकिन दिखाना भी है कि लोकतंत्र है, आखिर में जनता कैसे विश्वास करेगी? दिखाना है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने स्किल को डाला है, एक अच्छा स्टेप है। स्टूडेंट को विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पे स्किल ट्रेनिंग सिखाएँगे, ठीक है? दूसरा, इन्होंने ये प्रावधान किया है कि प्राइवेट स्कूलों में जो मनमाने ढंग से फीस लिए जाते हैं और पता नहीं कौन-कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे फीस लिए जाते हैं, संडे को और
सैटरडे को अलग ड्रेस पहनना है, फ्राइडे को अलग ड्रेस पहनना है। पता नहीं क्या-क्या टीम-टाम करते हैं प्राइवेट स्कूलों में। और पता है उससे क्या होता है? पेरेंट्स को मज़ा आता है कि अरे वाह! आज मेरा बेटा लाल टी-शर्ट पहन के गया था, कल हरा पहन के जाएगा। और बगल में शर्मा जी को भी तो दिखाना है कि वर्मा जी कितना कमाते हैं और बेटे पे कितना उड़ाते हैं, इस तरह की चीज़ें। स्टेटस सिंबल हो गया है। 2 महिलाएँ बात करती हैं, कहती हैं तुम्हारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अरे बाप रे बाप! हम तो ऐसे ही पिछड़ गए। मतलब कॉन्वेंट में पढ़ना है, मीडियम में पढ़ना, गर्व की बात समझा जाता है, सोशल स्टेटस बना दिया गया है। तो एंटोनियो ग्राम्शी का जो आप लोगों ने पढ़ा वर्चस्व की संस्कृति, तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हमारे लिए। तो ये इससे बाहर निकालने की कोशिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कितना निकल पाते हैं, वो धीरे-धीरे पता चल जाएगा। ठीक है? तो के चयन को लेकर के, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर के, ये सारे प्रोविज़न किए गए हैं, जिसमें इस पे कोशिश की गई कि इन सारी चीज़ों को खत्म किया जाए, ठीक है? विज्ञान के साथ ही जो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज़ की चीज़ें हैं, उनको पैरेलली लाने का कोशिश किया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी पे जोड़ दिया है इन्होंने। बहु अनुशासनिक शिक्षा व्यवस्था, ठीक है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्या होता है ये? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि पहले जो बच्चे पढ़ते थे, जैसे कोई हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है, तो केवल हिंदी पढ़ता था, पूरे जीवन खाली हिंदी पढ़ता था वो। और वो हिंदी में ये पढ़ता था कि हिंदी में जितने शानदार लोग हैं, वो केवल हिंदी नहीं पढ़ते थे। वो हिंदी के अलावा बाकी विषय भी पढ़ते थे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, करंट अफेयर्स पढ़ते थे, देश-दुनिया की खबर रखते थे। लेकिन वो हिंदी का बच्चा, उसकी उतनी गलती है नहीं क्योंकि हिंदी में टीचर भी वैसे ही हैं, केवल हिंदी वाले और वो केवल हिंदी पढ़ाते थे और केवल हिंदी पढ़ता था। जिससे बाद में पता चलता था कि हिंदी हिंदी खेलते रहे और कुछ ना हो पाया उनका। बाद में झोला उठाना पड़ रहा है। सबसे दयनीय स्थिति इस विषय की है। अगर झोला उठाने वाले परंपरा में जाएँगे तो सबसे दयनीय स्थिति इसी विषय में है। बाकी विषयों में थोड़ी-सी कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है? और बाकी विषयों में भी वही है। तो इन्होंने कहा कि देखिए केवल एक विषय से काम नहीं चलेगा, केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ के या केवल सोशियोलॉजी पढ़ के काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप शिक्षा देते समय या शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी टॉपिक के एक पक्ष पे ही नहीं, बल्कि उसके कई सारे पक्षों पे विचार कर पाएँगे। क्योंकि शिक्षा का बेसिक पर्पज़ क्या है? चिंतन करना और चिंतन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए। आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो जो लॉजिकल रीज़निंग में आप लोगों ने पढ़ा कि अज्ञानता के आधार पे जो तार्किकता की जाती है, वहाँ पे आप लोग पीछे हो जाएँगे। क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, 2 ही ऑप्शन पे सोच पा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया आपको। तो जैसे अगर किसी का साहित्य है, साहित्य का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो साहित्य के स्टूडेंट को इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, राजनीति के बारे में पता होना चाहिए, फिलॉसफी, दर्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, भाषा। तो ये क्या है? ये मल्टीडिसिप्लिनरी एक विषय को समझने के लिए विभिन्न विषयों से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो पूरा विषय नहीं पढ़ना है। उस विषय के किसी टॉपिक को समझने में जितना उस विषय से मदद चाहिए उतना लेना है। जैसे साहित्य का इतिहास पढ़ते समय आपको इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। साहित्य का दर्शन पढ़ते समय जैसे एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने शिक्षा का दर्शन पढ़ा और उन्होंने दर्शन के विभिन्न स्कूल्स को पढ़ा, ठीक है? और वो दर्शन के स्कूल्स केवल एजुकेशन के स्टूडेंट को पढ़ना है? नहीं, वो राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, वो साहित्य के स्टूडेंट को भी पढ़ना है। भारत में जो 6 दर्शन है, वो सबको ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है? और वो पेपर 1 में भी लगा हुआ है आपके, भारतीय तर्कशास्त्र और भारतीय तर्कशास्त्र न्याय दर्शन, जो कि भारत के 6 दर्शन में से एक दर्शन है, जिसमें प्राचीन काल में तर्क की बात की गई थी। समझ पा रहे हैं? तो बिना मल्टीडिसिप्लिनरी के अगर ये नहीं भी लिखते और कोई ढंग का टीचर है, जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ा हुआ है अच्छी जगह से, तो वो पढ़ाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी ही पढ़ाएगा। क्योंकि बिना मल्टीडिसिप्लिनरी गए आपको टोटैलिटी में समग्र शिक्षा नहीं मिलेगी और शिक्षा का
क्या उद्देश्य बताया था आपको? व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करना, और वो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ तभी आएगा जब मल्टी डायमेंशंस में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुअनुशासनिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये फ्रेमवर्क में आ गया। पहले क्या था? पहले जो फॉर्मेट था, अगला पॉइंट कौन सा है? 9 के बाद बनाइए अगला पॉइंट 10। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जिसको शॉर्ट में समझना होगा वो वीडियो देख लेगा, ये वाली क्लास डिटेल में है। आज संडे है तो मैंने कहा आज कुछ संडे को उत्पादक बनाते हैं, आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करते हैं और कुछ नए चीजें बताते हैं, क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं। आप में से हर कोई रिसर्च स्कॉलर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं और उस पर आप क्या सोचते हैं, ठीक है? तो टॉपिक को केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बल्कि वो काम आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे बात करे तो उसको लगे कि हाँ, ये एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं। ये ना कहें कि जी मेरा तो ये विषय है तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये बहुत आपका इमेज अच्छा नहीं रखेगा, ठीक है? पहले क्या बताया आपको? 10 + 2 + 3 ये था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको चेंज कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने कहा जी 5 + 3 + 3 + 4। तो ये याद रखिएगा, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी में क्या कर दिया गया? 5 + 3 + 3 + 4। 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या हुआ? तो पहले 5 साल को उठाइए और यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, इसको ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 5 + 3 + 3 + 4 पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि जो बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी, तो 5 का मतलब हुआ कि पहले 5 साल, जो पहले 5 साल होंगे, उसमें से प्री प्राइमरी होगा उनका। प्री प्राइमरी, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है जो प्राइमरी और एलिमेंट्री डिपार्टमेंट, और एक है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है? एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू इसके थ्रू वो उच्च शिक्षा पे काम करते हैं और इसके थ्रू प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन पे काम करते हैं। तो पहले 5 साल में इन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी स्कूल के 3 होंगे, ठीक है? प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, 3 ईयर होंगे। उसके बाद प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, तो कितना हो गया? 5 साल। मतलब पहले बच्चा केवल सीधे केजी में होता था ना, केजी और बाकी चीजें, तो केजी, एलकेजी, यूकेजी होता था, नर्सरी। तो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और उसके बाद क्लास 1। तो 3 साल का आपका प्री प्राइमरी हो गया, जिसमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी आ गए, ठीक है? और उसके बाद आप आ गए क्लास 1 में, क्लास 2 में। तो पहले 5 साल के अंतर्गत ये बच्चे को दिया जाएगा 3 साल प्री प्राइमरी, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। तो ये क्या करना है? बच्चे का फाउंडेशन बनाना है अच्छे से। तो इसको आप फाउंडेशन स्टेज भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं जिसमें आपका फाउंडेशन बनाया जाता है स्टार्टिंग के 2 महीने, लगभग 45 से 60 दिन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको सारी चीज़ों की एक चीज़ बताई जाती है, ताकि आपका फाउंडेशन बन जाए। उसके बाद आप बाकी चीज़ों को अपने आप समझ पाएँगे, ठीक है? तो अब इन्होंने क्या कर दिया है? प्री प्राइमरी के 3 क्लास, क्लास 1, क्लास 2, ठीक? इसके बाद जो आपका आएगा, वो आएगा 3। तो 3 वाले को इधर लिख लीजिए, ठीक है? अब 3 से क्या होगा? 3 वाले में क्या होगा? इसमें मिडिल स्टेज आएगा। मिडिल स्टेज का मतलब 1, 2 और 3, 4, 5। तो 3 + 4 + 5, ठीक? तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। उसके बाद क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो 3 साल यहाँ के हो गए, 3 साल यहाँ के हो गए, ठीक है? और फिर इन्होंने कर दिया 4 वाले में 9, 10, 11, 12, तो 4 साल ये कर दिया इन्होंने, ठीक है? सो 9वीं से लेकर के 12वीं तक 4 ईयर। इसलिए ये है 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है?
अब पहले क्या होता था, पहले लोग 11वीं से सब्जेक्ट चुनते थे कि फिजिक्स लेंगे, मैथ लेंगे, बायोलॉजी लेंगे। अब इन्होंने कर दिया है 9वीं से। तो इसको एक साथ लेकर के आने का मतलब ये हुआ, नोट कर लीजिए यहाँ पे, कि पहले 11वीं क्लास से विषय चुनने की आजादी थी। अब वो 9वीं से कर दिया गया है। ठीक है? तो 9वीं क्लास से कर दिया इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने 9 से लेके इसको 12वीं तक कर दिया है। ठीक है? तो पहले 10 था, उसके बाद 10 + 2 था, अब क्या है, +4 है, जिसमें 9, 10th, 11th, 12th ये सारे ही आ गए। ठीक है? शिक्षण के माध्यम के रूप में आपने देखा कि 5वीं तक मातृभाषा को मैंडेटरी कर दिया गया, मदर लैंग्वेज को। इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? सृजनात्मकता को बढ़ाना और रट्टाफिकेशन को कम करना। तो रटंतम विद्या घटंतम, रट रट के एकदम रट्टू तोता होते जा रहे हैं लोग। इससे क्या होता है, अगर आप रटेंगे, ठीक है, रोट मेमोरी कहते हैं इसको, रोट मेमोरी। रटना आदमी कब रटता है, जब उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है? समझ में नहीं आता तो लोग कहते हैं रट मारो। ठीक? समझ में नहीं आ रहा है तो आदमी क्या करेगा, रटेगा। जब समझ में नहीं आएगा आप रटेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विषय में आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। आप बोझ की तरह लेंगे पढ़ाई को, ठीक है? आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी पढ़ने में, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा, रस नहीं है उसमें, क्योंकि हमें जब कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है, फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कम होगा, बोझ की तरह लेंगे, कष्ट होगा, पढ़ने में मौत आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा बाप रे! किताब कॉपी देखते ही आपको बुखार चढ़ जाएगा 104 डिग्री का और सोचेंगे जल्दी से इसको फेंक करके बाहर निकलते हैं इससे। तो इंटरेस्ट कम, बोझ की तरह, और ये सीधे-सीधे आपके मानसिक ग्रोथ को, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है? इसी के वाइस वर्सा, अगर आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ रहा है, बल्कि समझ रहे हैं आप, तो आइंस्टीन ने क्या बोला है कि जब को अच्छे से समझते हैं, तो हम किसी को भी समझा सकते हैं। आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है और कोई इस पे आपसे बात करना चाहता है, तो आपको मज़ा आ जाता है। आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के बारे में कोई मुझसे बात करे क्योंकि मुझे आ रहा है, और जब आपको कोई चीज़ नहीं आता है, तो आप बात नहीं करना चाहते हैं। इस पे एक बहुत बढ़िया रील है, छोटा बच्चा है और उसके घर पे मेहमान आए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, मेहमान से भागते हैं, जो उनसे पढ़ाई की बात करे। ऐसे मेहमान से उनको ज़्यादा मज़ा आता है कि कुछ खाने-पीने की चीज़ें लाएँ, हँसी-खेली करें, तो उनको मज़ा आता है ज़्यादा। तो उसमें कहता है कि उसके घर मेहमान आते हैं और पूछते हैं, "और क्या पढ़ रहे हो? 19 का पढ़ा सुनाओ।" तो वो गाली देता है और कहता है कि इसलिए मैं मेहमानों से बात नहीं करता, उठ के चला जाता है। तो एक छोटे बच्चे जैसा आता है, 19 साल का है, बाल बड़े-बड़े हैं जिसके, जो बहुत अच्छे रील्स बनाते हैं, बहुत पॉपुलर है रील्स को लेकर के। तो थोड़ा गाली उसमें आता है, लेकिन मैसेज बड़ा तगड़ा होता है सोसाइटी का। तो गाली भी तो समाज का हिस्सा है, क्या दिक्कत है? अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आने का मतलब ये हुआ कि आप आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है? आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप खुद से सेल्फ इनिशिएटिव लेंगे, खुद से इनिशिएटिव लेंगे, और जब खुद से इनिशिएटिव करेंगे, तब आपका नया आएगा, आपका अपना जो होगा, नया ज्ञान आएगा उसमें, और यहाँ से सृजनात्मकता बढ़ेगी। आप कविताएँ लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, नई-नई चीज़ें लिखेंगे, तो यहाँ से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ज्ञान के क्षेत्र में विकास होगा, ठीक है? इससे आपका मानसिक और सामाजिक विकास होगा, आपको मज़ा आएगा, फिर आपको नौकरियाँ और बाकी चीज़ें मिल जाएँगी। तो जब आप एन्जॉय के लिए पढ़ेंगे, तो फिर परीक्षा में नंबर अपने आप आएँगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बाग में तितलियाँ आएँ, तो तितलियों के पीछे नहीं भागना है, अपने बाग को हरा-भरा बनाना है, तितलियाँ अपने आप आएँगी। ठीक है? तो अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना लेवल उठाना है, आपको पढ़ना है, आपको जो सिलेबस की चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझना है। जब आपको सिलेबस की चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी, तो कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन ही तो पूछे जाएँगे। क्वेश्चन कर लेंगे आप।
ठीक है, जब आपने अच्छे से टॉपिक को कवर किया हुआ है तो वो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर परीक्षा देने में आपको मजा आएगा, डर नहीं लगेगा, परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसके पीछे की यही सारे उद्देश्य हैं, जिसको लेकर के ये सारी चीजें आई हैं। और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चेंज किया है, तो 1-2 पॉइंट्स और लिख लीजिए आप लोग इसमें। ठीक है, पॉइंट 10 लिख लिया आपने, 5+3+3+4 पॉइंट 11 बनाइए। तो मैंने कोशिश किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी पॉइंट ना छूटे, आप लोग सभी पॉइंट्स के बारे में जान पाएँ। तो एक डिटेल क्लास हो जा रही है आज की, लेकिन आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैंने आपको बताया कि लोग ग्रेजुएशन तक जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देते थे। कुछ लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गए, उसके बाद नहीं पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? विषय चुन लिया, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एकदम पढ़ाई बदल जाती है। एकदम कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी में जाना एकदम फ्री माहौल आता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है? क्योंकि कॉलेज में थोड़ी आज़ादी ज़्यादा होती है, क्योंकि चिंतन करना है आपको। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आज़ादी दे रखा है कि चिंतन करो। और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन तक जाते-जाते छात्र संघ चुनाव, गुंडागर्दी और जीवन में और भी हार्मोन्स निकलते हैं, तो और भी चक्करों में पड़ जाते हैं लोग और फिर इस चक्कर में पढ़ाई छूट जाती है। दूसरा रीज़न क्या है, पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाएँगे और लड़कियों को लेकर के लगता है कि लड़की बहुत बड़ी हो गई है अब, तो अब शादी-वादी भी कर देना है, क्यों पढ़ेगी जा कर के वो? शादी कर लो, पढ़ती रहो। एक लोग थे हरियाणा के और वो ऑफ़िस में थे, जब मैं मिनिस्ट्री में था, तो उन्होंने इतना बढ़िया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो गई है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बाद में शादी करूँगा। तो कह रहे क्या लड़की आपकी किताब छीन लेगी? मतलब जो हरियाणवी बोला उन्होंने कि किताब छीन लेगी के? समझ पा रहे हैं? मतलब शादी कर लेंगे तो क्या लड़की आपको पढ़ने नहीं देगी, किताब छीन लेगी आपकी? मैंने स्माइल पास किया, मैंने कहा कि बस इसीलिए तो समाज गर्क में जा रहा है, ऐसे ही सोचने वाले लोग हैं। तो ऐसे लड़कियों को लोग बोलते हैं कि शादी कर लो फिर पढ़ते रहना, जीवन भर पढ़ते रहना। शादी करने के बाद उसके ऊपर पूरे परिवार की दायित्व ज़िम्मेदारी आ गई। खाना बना के खिलाओ, उसके बाद से जब शादी हो गई तो बच्चा होगा ही 1-2 साल में। उसके बाद जो लड़कियाँ पढ़ पाई हैं या आगे बढ़ पाई हैं, तो अदम्य जिजीविषा। दुनिया में सबसे कठिन काम है बच्चा पालना, सबसे कठिन काम है, वर्ल्ड टफेस्ट वर्क। किसी को नहीं विश्वास है तो 7 दिन करके देख ले। 7 दिन में अगर नानी नहीं याद आ जाए तो बताएगा मुझे आकर के वो। नानी याद आ जाती है 7 दिन सोने ही नहीं देगा बच्चा और जब आप नहीं सो पाएँगे तो पागल हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे एकदम से, ठीक है? तो बच्चे को पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद कुछ भी कर पाना, वो सिर्फ़ महिलाएँ ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। जिन लोगों को लगता है कि महिलाएँ बराबर हैं, उन्हें ध्यान रखें कि महिलाएँ बराबर नहीं, ऊपर हैं उनसे। उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी कर लेती हैं, उनसे ज़्यादा मैनेजमेंट कर लेती हैं। ठीक है? तो अगले पॉइंट में इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग इस तरह के लोग जो 1 साल पढ़ के छोड़ देते थे, 2 साल पढ़ के छोड़ देते थे और उनको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, तो उसके लिए व्यवस्था किया इन्होंने और इन्होंने कहा कि अगर कोई ग्रेजुएशन में 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर दिया इन्होंने और अगर कोई पहले साल में छोड़ता है, तो उसे क्या देंगे? सर्टिफ़िकेट। तो सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम, 2 साल में कोई छोड़ता है, तो उसको डिप्लोमा देंगे। ठीक है? जैसे आपने 1 साल पढ़ा, उसके बाद आप किसी कारण से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो अब पहले क्या होता था, कोई डिग्री नहीं मिलती थी कि आपके 3 साल करेंगे तभी डिग्री मिलेगी। अब आपको सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है? 2 साल अगर आपने पढ़ लिया, तो डिप्लोमा, 3 साल पे कर लेंगे तो डिग्री मिलेगी आपको और 4 साल में तो मिलेगा ही आपको पूरा 4 ईयर का और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि जो 4 साल का पढ़ेगा, 4 एफवाईयूपी, ठीक है? जो ग्रेजुएट करेगा और उसके 75% हैं, तो वो सीधे पीएचडी कर सकता है। ठीक? तो आप देखेंगे एनटीए में चेंजेज़ आए कि अब जो एफवाईयूपी वाले हैं, 4 ईयर वाले हैं और उनके मिनिमम 75% हैं, तो वो किसी भी विषय में परीक्षा दे सकते हैं, उनको जिसमें आगे रिसर्च करना हो, ठीक है? तो इन्होंने नेट के लिए कनेक्ट कर दिया। सर एक बार और बता दीजिए ये वाला सर क्या बोले हैं सर? ये अभी जो बोले ना 75% हाँ, किसी भी विषय में जैसे कि अगर किसी ने एफवाईयूपी किया है, मतलब 4th ईयर का ग्रेजुएशन किया है, ठीक? तो ईयर 1 में सर्टिफिकेट, ईयर 2 डिप्लोमा, ईयर 3 डिग्री और ईयर 4 में आपको एफवाईयूपी मिलेगा ही, ठीक? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4th ईयर। तो अगर कोई एफवाईयूपी किया है और उसका जो रिजल्ट आया है 75% है, तो वो नेट जेआरएफ परीक्षा दे सकता है और दे करके पीएचडी कर सकता है। करेक्ट?
तो ये तो मैंने जब एनालिसिस किया था नेट जेआरएफ नोटिफिकेशन का, अभी उसका वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें भी बताया था मैंने। ठीक है सुख, तो उसमें भी है ये FYP वाला प्रोविजन, उसमें भी है। तो किसी भी विषय में दे सकता है सर, किसी भी विषय में जिसमें वो आगे रिसर्च करना चाहता है। ये बहुत बड़ा सर अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यूजीसी में चर्चाएं चल रही हैं, आने वाले समय में जैसे अभी लोग विषयों से बंधे हुए हैं ना, सर उसको एमए नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको एमए करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीएचडी करेगा। अगर अभी आने वाले समय में आप किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, या आपने किसी भी विषय से एमए किया हो, आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं होगा। अभी क्या है, अभी नेट की परीक्षा देने के लिए क्या है कि अगर आप नेट एमए में जो सब्जेक्ट है उसी से नेट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हटाने वाले हैं, ये बहुत जल्दी हटा देंगे। तो आप जिस भी विषय में नेट की परीक्षा देंगे, कोई जरूरी नहीं कि आपने उसमें एमए किया हो, कोई जरूरी नहीं है, ये हटा देंगे। सर एक चीज और पूछना है सर, मैं एजुकेशन में और हिस्ट्री में मास्टर्स हूँ, पीजी हूँ। मेरी चाहत है कि मैं इंग्लिश में पीजी करूँ, है ना, या हिंदी में, दोनों में से किसी एक में। जब से आपसे जुड़े तो मुझे हिंदी में लगता है कि हिंदी में ही कर लेना चाहिए, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे जुड़ करके। तो क्या मेरा सब्जेक्ट हिंदी कभी नहीं रहा है सब्सिडियरी पेपर में, तो मैं हिंदी से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है, वो 100 मार्क्स में पढ़ा हूँ, लेकिन एंसिलरी और जो मेजर पेपर और माइनर पेपर होते हैं ना सर, उसमें मेरा नहीं है, जैसे सब्सिडियरी। डजंट मैटर। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। यूपीएससी की परीक्षा म्यूट करिए। मेरी आवाज मुझे सुनाई हो रहा है। सर 75% से कम रहेगा ग्रेजुएशन में तो नहीं दे पाएंगे आप, एज पर एनटीए क्राइटेरिया जो उसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। अगर कोई स्टूडेंट 4th ईयर ग्रेजुएशन के 4th ईयर में है, ठीक है, फाइनल ईयर में है, वो भी परीक्षा दे सकता है, अपीयरिंग में भी दे सकता है नेट की परीक्षा, लेकिन उसका रिजल्ट 75% होना चाहिए। अगर 75% 74% हुआ तो नहीं होगा, उसका वैलिड नहीं माना जाएगा नेट जेआरएफ। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक करने के बाद जिनका हिंदी से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, वो यूपीएससी में हिंदी साहित्य विषय लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करके ला करके आईएएस बनते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। विषय क्या है, मतलब कबीरदास वाली परंपरा है कि मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है, ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि ज्ञान जिसके पास है, वो जिसके पास ज्ञान है वो पीएचडी करे, क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है कुछ विषय में एमए होना चाहिए? कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा लो, परीक्षा पास कर लेता है कोई तो दे लो उसको आप। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, जो आपको बताया गया डिटेल में। इसके साथ ही एक क्लास और लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, उसका वीडियो यूट्यूब पे है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, इट्स मोर देन सफिशिएंट, और ये सबसे डिटेल में है। तो ये 10-11 पॉइंट ध्यान में रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा एकदम आराम से। अब एक मैं डिटेल क्लास लूंगा भारत में शिक्षा को लेकर के, जो समितियां, आयोग और बाकी चीजें हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो बंद करते हैं क्लास आज की। आप लोग जाके संडे एंजॉय करिए आज। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, तो संडे एंजॉय करिए। एक फुल लेंथ टेस्ट बना रहा हूं मैं, अगर बन जाएगा तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो रिवीजन कर लीजिए आज आप लोग। पढ़ते हुए एंजॉय करने का संडे अलग ही सुख है। एक बार जितना पढ़ाया गया सारा रिवीजन कर लीजिए। जो लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स बना लीजिए। जिन्होंने थोड़े देर से ज्वाइन किए थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स बना के मुझे शेयर करें। अभी भी बहुत समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। ठीक। जिनको दिसंबर में परीक्षा देनी है वो अभी से पढ़ेंगे, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि 7 से 8 महीने आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको दिसंबर में देनी है परीक्षा और अभी सोच रहे हैं, तो एकदम सही समय है क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। और सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं?
सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। सारे नहीं, 3-4 सब्जेक्ट है जो कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, वो पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, सोशियोलॉजी को कितना डीप पढ़ना होता है? आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी मुझे, क्या? सर सोशियोलॉजी को कितना डीपली पढ़ना होता है नेट जेआरएफ के लिए, और कितने नंबर्स आएंगे तो वो ये पता चलेगा कि नेट होगा या जेआरएफ होगा? पेपर 1 में कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको पता है कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? तो पेपर 1 में 30 प्लस क्वेश्चन करना ही होगा आप लोगों को जेआरएफ के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेपर 2 में 65 से 70 क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। 2-4 क्वेश्चन ऊपर-नीचे होगा बस, इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोगों का एग्जाम जो रुकता है पेपर 1 की वजह से रुकता है। पेपर 2 फिर भी मैनेजेबल है, पेपर 1 ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, ठीक है? तो एक बार आपको पूरा, अगर आपको टीचर बनना है तो पेपर 2 भी अच्छे से पढ़ना चाहिए डिटेल में जा करके, ठीक है? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के टीचर हैं तो उस सब्जेक्ट में आपसे डीप अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट रहता है एनटीए को, तो वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बाकी रेहाना, आप इस जो मेरा वाला नंबर है उस पे हाय लिख के भेजिए। सोशियोलॉजी के जो यूट्यूब पे क्लासेस है वहाँ से भी आप देख सकती हैं। कुछ क्लासेस उस पे पढ़े हैं, स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बाकी जो होनी चाहिए, तो आप देख सकती हैं आप वहाँ से। सर एक और क्वेश्चन था, ये पेपर 2 पर मतलब कितने महीने में या कितने दिनों में खत्म होता है? अगर मुझे दिसंबर के लिए देना है नेट जेआरएफ तो कितना टाइम लगेगा? अभी से पढ़ना है आपको, आज से, ठीक है? आज से नहीं, मतलब अभी से। हम्म। पेपर 2 कम से कम 8 महीने पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है, कम से कम, वो भी सही गाइडेंस में पढ़ रहे हैं तब, कम से कम 8 महीने। क्योंकि आपका विषय है, उसमें टेक्स्ट होती हैं, किताबें होती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। पेपर 1 तो अगर पेपर 1 तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको। पेपर 2 में क्लास के साथ ही कुछ बेसिक किताबें होती हैं, जो मूल किताबें हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। वो आपको कोई क्रक्स बताने से काम नहीं चलेगा, वो पढ़ के आएँगे तभी क्रक्स भी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लोग 10 दिन में भी पेपर 2 पढ़ा देंगे। वो वो कुछ नहीं कर सकते उसका। और कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो आते हैं, सर 10 दिन में पढ़ना है, तो वो भी कहते हैं ठीक है आ जाओ पढ़ा देते हैं। पढ़ा ही देते हैं लोग फिर, ठीक है? सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर कितना क्वालिफाई है यही, हिंदी में? यही करना है। इतना है सर? 8 महीने पढ़ लेंगे तो दुनिया का कोई भी परीक्षा निकाल लेंगे उस विषय में। इसीलिए तो 8 महीने बोला मैंने। तो नेट जेआरएफ, पीएचडी एडमिशन भी हो जाएगा आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा। अगर 8 महीना आप राइट डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं, ठीक है? पेपर 2 के लिए तो चाहिए, पेपर 1 तो 3 महीने 4 महीने में भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए, तो पेपर 1 के लिए भी 4-5 महीना रखना चाहिए कम से कम। क्योंकि मैं तो पढ़ा दूँगा आपको 2 महीने में, लेकिन आप पचा नहीं पाएँगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ना? पचाना भी तो है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? सर एक बात पूछना है कि हम जो करेंगे पीएचडी में एनरोलमेंट जब लेंगे तो हमें पार्ट टाइम करना होगा या रेगुलर करना होगा? अभी पार्ट टाइम का कुछ प्रोविज़न लेकर, म्यूट करिए अशोक। हाँ, पार्ट टाइम का कुछ प्रोविज़न लेकर के आ रहे हैं ये, तो दोनों ही ऑप्शंस हो जाएँगे मुझे लगता है, दोनों ही ऑप्शंस हैं उसमें। अभी आप जब तक करेंगे तब तक के लिए बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, आपको हो जाएगा। जैसे मेरी ज्वाइनिंग तुरंत हुई है तो उसमें कोई समझ गया, दिक्कत नहीं ना होगा? मैं समझ गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। क्योंकि अब टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं, ठीक है? तो टीचिंग प्रोफ़ेशन में हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं वो, और कई सारी तो नौकरियाँ ऐसी हैं कि अगर उसमें आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो इंक्रीमेंट लगता है, मतलब सैलरी बढ़ जाती है आपकी, तो इंक्रीमेंट का भी प्रोविज़न है। डिपेंड्स, जैसे राहुल है, आर्मी में है, ठीक है? अब उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो उनका पोस्ट और पोज़ीशन है, ठीक? तो डिपेंड्स भी करता है कहीं-कहीं कि आप किस तरह के जॉब में हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन में अगर कोई है तो वहाँ प्रमोट करते हैं वो पीएचडी करना। आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रमोट करेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और किसी कोई क्वेश्चन? नहीं है? ठीक है।